हेलो, नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है ये आपके आरओ एआरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, एपीएस की परीक्षा में, ग्रुप सी ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के माध्यम से हम सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग। पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देख रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए वो सारे फैक्ट्स मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। तो हम लोग प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को रिवाइज करा रहे हैं। अभी इस सीरीज़ में हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, और अभी हम आधुनिक भारत के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो अगर पहले के लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, प्लस टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, और टेस्ट सीरीज़ में भी आपके कुछ फुल टेस्ट होंगे प्लस सेक्शनल टेस्ट भी होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो 251 प्रश्न है। ठीक है, और इस आधुनिक भारत में अभी तक हमने 250 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। उन क्लासेस को ज़रूर देखिए क्योंकि उन क्लासेस में मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए हैं। केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बम डालने के लिए भगत सिंह का साथ किसने दिया था? तो बताइए, केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में किसने भगत सिंह के साथ मिलकर बम फेंका था? चंद्रशेखर आज़ाद, भागा जतिन, बटुकेश्वर दत्त या परमानंद? तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये एआरओ परीक्षा में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। सी आपका सही उत्तर है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की असेंबली में बम फेंका था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं भगत सिंह से रिलेटेड, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो पहली चीज़ तो ऐसे ही ध्यान रखिए कि 1907 की जब हम बात करते हैं तो 1907 में क्या हुआ है? सूरत का स्प्लिट हुआ है। ठीक है, 907 की हम बात कर रहे हैं, 1907 की हम बात कर रहे हैं। 1907 में क्या हुआ है? सूरत स्प्लिट हुआ है। सूरत में हम देखते हैं नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है, ये याद रखिएगा। उस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। और 1907 में ही किसका जन्म होता है? भगत सिंह का जन्म होता है, याद रखिएगा। चलिए फिर देखिए 1919 की हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा कांड होता है जिसको कि जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। जलियांवाला बाग कांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 1923 में याद रखिएगा जो भगत सिंह हैं वो लाहौर कॉलेज में प्रवेश करते हैं 1923 में। 1924 में ये जुड़ते हैं एचआरए से, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाता है तो 1928 वाला ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1928 में जब एचआरए को एचएसआरए कर दिया गया है, जो सोशलिस्ट टर्म है उसको भी जोड़ दिया गया है, तब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है 1928 के जो एचएसआरए वाला जो सेशन हुआ है आपका। ठीक है, एचएसआरए हुआ है कहाँ पर? दिल्ली में। उसमें कौन कौन से लीडर थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का नाम याद रखिएगा आप। चलिए 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया है। आप ही के परीक्षा में पूछा गया है कि नौजवान भारत सभा का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा भगत सिंह द्वारा। कब? 1926 में। फिर देखो यहाँ पर 1928 की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है साइमन आता है, और साइमन का विरोध भारत में हर जगह होता है। ठीक है, गो बैक साइमन का नारा हर जगह लगता है, काला झंडा साइमन को दिखाया जाता है, और एक प्रोटेस्ट लाहौर में भी हो रहा होता है।
ठीक है। लाहौर में उस समय कौन से मेन लीडर है? लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं जब उन पर लाठीचार्ज हो जाती है। लाठीचार्ज कौन करता है? स्कॉट करता है, याद रखिएगा। और इसी में लाला लाजपत राय आपके घायल हो जाते हैं और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय अपनी मृत्यु के पहले कहते हैं, जितनी लाठियां मेरे शरीर में लगी है उतनी ही कीलियां ब्रिटिशर्स के कफन में लगेंगी, ये याद रखिएगा। फिर 17 दिसंबर 1928 को आपको पता है भगत सिंह जो है वो राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर मारने जाते हैं स्कॉट को, लेकिन गलती से मर जाते हैं सॉन्डर्स। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मारने जाते हैं स्कॉट को, गलती से मर जाते हैं सॉन्डर्स। फिर 1928 का मैंने आपको बता दिया है, ये वाला जो सेशन है वो कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ये याद रखिएगा। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आपकी बनती है। 1929 में अभी हमने डिस्कस किया है, इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका है। इनका उद्देश्य ये नहीं था किसी को मारना बम फेंक के, याद रखिएगा ये चीज। बटुकेश्वर दत्त के साथ जब ये बम फेंकते हैं तो इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बस जो लोग बहरे हो चुके हैं, जिनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उनके कान तक आवाज को पहुंचाना था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी ये लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1929 गिरफ्तारी इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध होता है। 1929 से 1930 में ये जेल में भूख हड़ताल करते हैं, किस लिए? कैदियों के अधिकारों के लिए। 1930 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस शुरू होता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। ये आप सभी को पता है, ठीक है। 23 मार्च तो आप सभी को पता है, याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। तो आपको भगत सिंह की टाइमलाइन समझ में आ गई होगी। देखो, टाइमलाइन का एक पर्पस होता है कि कभी भी परीक्षा में अगर कोई इस तरीके का प्रश्न पूछ ले कि अभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्विट इंडिया मूवमेंट में भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, असहयोग आंदोलन में भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, तो आपके दिमाग में रहेगा कि भगत सिंह है ही नहीं तो कहाँ से उनका योगदान रहेगा, ये चीज़ आप बता लोगे। इसी तरीके से लाला लाजपत राय का नाम दे दिया जाए, आपको जब पता चल गया कि 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो लाला लाजपत राय असहयोग, मतलब वो असहयोग नहीं, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन और फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में कहाँ से होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही है चीजें। तो जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो जब सूरत स्प्लिट होता है 1907 में, उस समय भगत सिंह का जन्म होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1923 में ये लाहौर में पढ़ते हैं, 1924 में ये HRA से जुड़ते हैं, लेकिन इनका जुड़ाव HSRA से होता है कब? 1928 में, ये याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। और 1928 में ये किसको मारने जाते हैं? स्कॉट को मारने जाते हैं, JP सॉन्डर्स को मार के आ जाते हैं, किसके साथ मिलकर? राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर। यहाँ पर 1929 में 8 अप्रैल 1929 को ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं, किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 23 मार्च 1931 को इनकी, मतलब कहना चाहिए इनको फांसी हो जाती है, ये अमर हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 252 प्रश्न को देखते हैं। श्री अरबिंदो घोष के से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ पर? तो बताइए, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर है? कर्नाटक में, पौंडीचेरी में, रामेश्वरम में या फिर तमिलनाडु में? तो इनका जो आश्रम था वो पुडुचेरी में था। बी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, एक चीज आप लोग से बोलूंगी, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, ठीक है, मैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बता रही थी। अब 1914 को मैंने गलती से, मतलब एक जगह 2014 बोल दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला है 1914, लेकिन यहाँ पर 2014 बोल दिया। अब आप लोग एकदम खुश हो गए कि अरे मैम 2014 में
बाल गंगाधर तिलक हैं, आप भी मैम कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। तो कभी ऐसे अगर बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो उसको सही कर लिया करो। मतलब समझ में तो आ रहा होगा ना कि हम 1908 से 1914 की बात कर रहे हैं, जब बाल गंगाधर तिलक जो है वो मांडले जेल में है। ठीक है, उन पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया है, वो मांडले जेल में है। तो हम 1914 की बात करें, 2014 की बात नहीं कर रहे हैं, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अरबिंदो घोष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, परीक्षा में आपके प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं भी याद होता है कि इनका जन्म कब हुआ, ये मैटर नहीं करता है। अरबिंदो घोष से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊं। जैसे यहाँ पर 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो अरबिंदो घोष भी उसमें क्या करते, विरोध करते हैं, और इनका योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहता है, एक्टिवली ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। 1906 से 1908 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये उग्रवादी नेता के रूप में उभर कर आए हैं, और इन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ अलीपुर बम केस में इनकी गिरफ्तारी भी हुई है, बाद में इन्हें बरी कर दिया जाता है 1909 में, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये संन्यास ले लेते हैं और ये पुडुचेरी चले जाते हैं, जहां पर इनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं अरबिंदो घोष की तो याद रखिएगा जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आपकी हो रही थी बंगाल में, इनका कंट्रीब्यूशन उसमें था। अलीपुर बम केस में इनको गिरफ्तार किया जाता है। अलीपुर बम केस में क्या था, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। अलीपुर बम केस जो था उसमें कुछ केसेस को लिया गया था। जैसे पहला केस, अगर बंगाल एक ऐसा जगह बन गया था जहां पर बम बनाया जा रहा था, कानूंगो की बात करते हैं तो उनको बम बनाने, कैसे बम बनता है ये सीखने के लिए उन्हें बाहर भेजा गया था। वो बाहर से बम बनाना सीख के आए थे और वहां पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए वो बम बना रहे थे। आपको पता है बंगाल की हम बात कर रहे हैं तो हम अनुशीलन समिति की बात कर रहे हैं, और अनुशीलन समिति जो है वो बहुत से क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम बात करते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की, तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर के किंग्स फोर्ट को उड़ाने के लिए पूरा प्लान कर लिया था, लेकिन उन्होंने गलती से 2 औरतों को मार दिया। ठीक है, 2 औरतें मर गई थी, किंग्स फोर्ट नहीं मर पाया था। तो यहाँ पर इनसे भी रिलेटेड प्रश्न बनता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से। ठीक है, जब प्रफुल्ल चाकी को जब वो पकड़ में आने वाले थे तो प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार दी थी। और मैं आपको बता दूं, खुदीराम बोस जो थे उनको मात्र 13 साल की उम्र में फांसी दी गई थी, यंगेस्ट वन टू हैव। ठीक है, बहुत ही यंग एज में 13 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो अलीपुर बम केस में अगर हम देखते हैं तो मुजफ्फरपुर केस के बारे में भी उसमें होता है। साथ ही साथ जो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बंगाल में चल रही थी उसके लिए बम बनाना, ये सारी चीजें अलीपुर बम केस में डिस्कस हुई थी। यहाँ पर अलीपुर बम केस में 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है। पहला अरबिंदो घोष जी का नाम। ठीक है, आपको मैंने बताया अरबिंदो घोष पर क्या हुआ, मुकदमा चला, लेकिन 1909 में अरबिंदो घोष को बरी भी कर दिया जाता है। लेकिन इन्हीं के साथ जो बरिंद कुमार घोष थे उनको सजा दे दी जाती है, इम्प्रिजमेंट दे दिया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो क्या क्या याद रखना है, क्विक रिवीजन कराती हूँ जल्दी से। सबसे पहले आप अरबिंदो घोष का नाम याद रखेंगे तो आपको याद रखना 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, प्लस अगर हम देखें उसके पहले अनुशीलन समिति का गठन होता है तो अरबिंदो घोष उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो बंगाल में चल रही रहती है उसके पीछे एक मास्टरमाइंड अरबिंदो घोष भी रहते हैं, ये याद रखिएगा। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन अरबिंदो घोष बंगाल से कर रहे होते हैं। 1908 में अरबिंदो घोष पर अलीपुर बम केस के लिए इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अलीपुर जो केस था वो किस किस चीजों से रिलेटेड था, अलीपुर में यहाँ पर बंगाल एक ऐसी जगह बन गई थी जहां पर बम बनाया जा रहा था क्रांतिकारी आंदोलन के लिए। ठीक है, कानूंगो का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है, तो वो बम बनाना सीख कर आए थे और वहां पर बम बना रहे थे, तो ये भी याद रखिएगा। प्लस मुजफ्फरपुर वाला जो केस हुआ है, ठीक है, जहां पर हम प्रफुल्ल चाकी की बात करते हैं, और यहां पर याद रखिएगा प्रफुल्ल चाकी की बात करते हैं और खुदीराम बोस की बात करते हैं, जिसमें खुदीराम बोस को जब पकड़ा गया तो उनको फांसी दे दी गई, प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली। ठीक है, इस केस में भी किसका योगदान था, अनुशीलन समिति का योगदान था। तो उस समय एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी
जो धारणा चल रही थी, जो लहर चल रही थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो संगठन था वो अनुशीलन समिति था। ठीक है, फिर याद रखिएगा 1908 में किसको किसको अरेस्ट कर लिया जाता है? श्री अरबिंदो घोष और बरिंद कुमार घोष को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अलीपुर कोर्ट केस जब होता है तो अरबिंदो घोष को 1 साल ही में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? पुडुचेरी चले जाते हैं और बरिंद कुमार घोष को सजा दे दी जाती है। ये याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर जब हम बात करते हैं अरबिंदो घोष की तो आप लाइफ डिवाइन, ठीक है, सावित्री महाकाव्य इनका था, एस्से ऑन गीता इनके द्वारा लिखी गई थी। लाइफ डिवाइन पूछा जाता है कई बार, लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? अरबिंदो घोष ने लिखा है। सावित्री महाकाव्य जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? अरबिंदो घोष द्वारा लिखा गया। एस्से ऑन गीता किसके द्वारा लिखा गया है? अरबिंदो घोष द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was known as mother of Indian Revolution? भारतीय क्रांति की माता के रूप में हम किसे जानते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। अभी कल की क्लास में मैंने आपको बताया है किसका नाम? मैडम भीकाजी कामा का नाम याद रखिएगा। ठीक है, भीकाजी रुस्तम कामा का नाम, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर ध्यान रखिएगा 22 अगस्त 1907 को मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में पहली बार तिरंगा लहराया था। इंटरनेशनल कांग्रेस जो चल रही थी, ठीक है, वहां पर मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा लहराया था। प्लस मैंने आपको बताया था जब हम गदर आंदोलन की बात करते हैं 1913 में गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, तो उसके साथ भी मैडम भीकाजी कामा का नाम जुड़ा हुआ है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संपादक कौन थे? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है जब भी हम HSRA की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा क्लास, HRA का गठन जो है वो 1924 में कहाँ पर हुआ है? कानपुर में हुआ है। ये आप सभी को पता है। 1925 में HRA ने एक बहुत बड़ा एक्शन किया था, वो था काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। ये भी आपको पता है, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1928 में HRA का नाम बदलकर HSRA रख दिया जाता है। और ये कहाँ पर होता है? इसका सेशन दिल्ली में होता है। यहाँ पर 2 लोगों का नाम मुख्यतः पूछा जाता है। एक है चंद्रशेखर आज़ाद, याद रखिएगा, और दूसरा कौन है? बता दीजिए जल्दी से। भगत सिंह। दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम दिया गया है, तो ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बटुकेश्वर दत्त कौन है? जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, याद रखिएगा। पुलिन बिहारी दास की जब हम बात करते हैं तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं, याद होगा। जब हम सावरकर ब्रदर्स की बात करते हैं तो अभिनव भारत, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से किसने चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर छापेमारी का नेतृत्व किया और पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो ये पूछा जाता है आपसे, चटगांव केस से रिलेटेड कौन है? सूर्यसेन है, याद रखिएगा। ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। क्लास मैंने पहले भी क्लियर किया है, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यूपीपीसीएस के कराए हैं, ROARO के, सचिवालय के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, UPSSC के भी कराए हैं। और इतना मैंने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस कराया है कि अब मेरे दिमाग में पूरे क्वेश्चंस बने रहते हैं कि ये प्रश्न तो पूछता ही है। ठीक है, इस प्रश्न से और क्या पॉइंट पूछा जा सकता है, ये भी मेरे दिमाग में रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताते हुए चलती हूँ। इस पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिए। हो सकता है इस परीक्षा में नहीं तो आपके PCS परीक्षा में पूछ ले, नहीं तो जब सचिवालय वाले वैकेंसी आएगी तो उसमें पूछ ले, या फिर किसी और परीक्षा में पूछ ले, लेकिन पूछा जाता है। चटगांव कॉन्स्पिरेसी केस से कई बार रिलेटेड प्रश्न बना है सूर्यसेन से, याद रखिएगा। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही 2021 में 2 बार इसको रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। 1930 में, ये याद रखिएगा, 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में युवाओं ने चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर छापेमारी की थी और बंदूक लूटा था और चटगांव पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर वहां पर तिरंगा फहराया था।
अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? तो बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? अभी मैं बता रही हूँ, बहुत बड़ा योगदान है किसका? अनुशीलन समिति का। जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी बंगाल में, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? अनुशीलन समिति का था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल प्रांत में 24 मार्च 1930 को गठित पहला क्रांतिकारी संगठन जो है वो अनुशीलन समिति है। ठीक है, जिसका गठन मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने तथा कोलकाता में इसका गठन पी मित्र ने किया था। अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अनुशीलन समिति एक प्रकार का गुप्त संगठन था। ठीक है, कुछ जगह 1902 दिया रहता है तो आप परेशान नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये याद रखिएगा, अनुशीलन समिति का जो गठन हुआ था मिदनापुर में, ठीक है, मिदनापुर ब्रांच, उसमें किसका योगदान था? ज्ञानेंद्र नाथ बसु का था। और कोलकाता में इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मित्र द्वारा किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है मैंने आपको। बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने, इन लोग ने मिलकर युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था 1906 में। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई। आप खुद सोचिए, मैं आपको बता रही हूं, अब जब मैंने आपको बंगाल के विभाजन के बारे में बताया था 1905 के समय में, तो मैंने बताया था ना, बंगाल एक ऐसा प्रांत था जहां पर राष्ट्र प्रेम की भावना जो थी वो मतलब उमड़ रही थी कहना चाहिए, और उसमें उबाल भी था। अब इस तरीके के क्रांतिकारी संगठन बन गए थे तो पता था कर्जन को कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है, इसीलिए उसने क्या कहा? डिवाइड एंड रूल, फूट डाल दो और राज्य करो, हिंदू और मुस्लिम एकता को भंग कर दो और राज्य करो। दूसरा, समझ में आ रहा है? ऐसे आम जीवन में भी होता है ना, कोई छोटी सी परेशानी जो है अगर बहुत परेशान करती है तो दूसरी परेशानी आ जाए तो वो परेशानी भूलकर दूसरी जगह दिमाग चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 257 प्रश्न को देखते हैं। या तो डैश थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार में महत्व को महसूस किया, जिसका इस्तेमाल भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया गया था। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा किया गया है? इट वॉज डैश हु रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ बाइकॉट एज अ वेपन दैट कुड बी यूज्ड टू पैरालाइज द होल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, तिलक ने 1914 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, यहां पर आप मेरी बात सुनिए, पहले हम तिलक से रिलेटेड फैक्ट्स को भी आपको याद करा देंगे। तिलक ने क्या कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शुड हैव इट। ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये चीज पूछा जाता है। तिलक की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि 1881 के समय में अगर हम देखेंगे तो तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया था। यहाँ पर ध्यान रखिए, केसरी और मराठा का, चलो जल्दी से रिवाइज कर लो। केसरी और मराठा का संपादक कौन थे? तिलक थे। केसरी ये किस में लिखते थे? केसरी मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था और मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था, इंग्लिश में लिखा जाता था। ठीक है, फिर आपको याद रखना है 1885 में क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। 1893 के समय में अगर हम देखेंगे, उस समय तिलक गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों का वर्ष अलग है, लेकिन उस समय जो टाइमलाइन है, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाया जा रहा है तिलक द्वारा। ये चीज क्लियर है। फिर हम देखते हैं 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। 1907 में क्या होता है? सूरत का स्प्लिट होता है। 1908 में क्या होता है? तिलक पर सेडिशन का चार्ज लगाकर उन्हें मांडले जेल भेज दिया जाता है। मांडले जेल में तिलक बैठकर क्या लिखते हैं? गीता रहस्य लिखते हैं। ठीक है, जिसमें वो निष्काम कर्म की बात करते हैं। फिर 1914 में उनको रिहा किया जाता है, वो वापस आते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन होता है, जिसमें तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। फिर से नरम दल गरम दल आपस में हाथ मिलाती है। ठीक है, 1916 में ही, अप्रैल में ही तिलक क्या करते हैं? होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। प्लस 1918 के समय में अगर हम देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में तिलक यहाँ के यूथ लोगों से, युवाओं से कहते हैं कि आप ब्रिटिशर्स का साथ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लीडर्स को उस समय लगता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ प्रथम विश्व युद्ध में देंगे तो वो हमारे यहाँ
क्या देंगे, हमें स्वराज देंगे, हमें होम रूल देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन था। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जो पॉइंट मैंने बताया है वही चीज आप सुन लीजिए, ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा मतलब मैंने आपको बता दिया है, कोई मतलब नहीं है, ये गलत शब्द है, लेकिन उससे ज्यादा जानकारी मैंने आपको दे दी है अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। देखिए, दिमाग में टाइमलाइन बना के रखिए क्लास कि लाला लाजपत राय कब तक थे, तिलक कब तक थे, गोपाल कृष्ण गोखले कब तक थे। अरे परीक्षा में किसी भी तरीके का प्रश्न बनेगा, नया भी प्रश्न बनेगा, तो भी वो आप सॉल्व कर लेंगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे? एक रीजन दीजिए। जब टाइमलाइन क्लियर है आधुनिक भारत की, किस समय कौन सी घटना घटी है, उस घटना में कौन कौन से जो मुख्य लीडर उससे रिलेटेड हैं, तो आपको अगर इतना पता है तो आधुनिक भारत के ज्यादातर प्रश्न आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमने सर अरविंदो घोष के बारे में बात किया, ठीक है। आपको पता चल गया 1908 में उन पर अलीपुर केस के लिए उन्हें अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। 1909 में उन्हें रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन 1909 में वो कहाँ चले जाते हैं? पुंडुचेरी चले जाते हैं, अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। तो अब आपको पता है ना कि 1912, 1913, 1914 की कोई भी घटना हुई होगी तो उसमें अरविंदो घोष का नाम नहीं होगा। ये चीज समझ पा रहे हो? तो यही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर क्या दिया गया है? डैश डैश और डैश। इस कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो आपको पता है हम किसकी बात करते हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बोला जाता है ना इनको। लाल पाल बाल जो है वो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। इनका मानना था स्वराज मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष करने से मिलेगा, और संघर्ष के तरीके में स्वदेशी, बहिष्कार, जुलूस, हड़ताल, राष्ट्रीय शिक्षा आदि थे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने क्या कहा? अब हम लोग भीख वीख नहीं मांगेंगे, प्रे पेटिशन ये सब नहीं करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही है? बार बार भीख मांग रही है, याचना कर रही है, याचना बार बार करते। अब हम याचना नहीं करेंगे, अब विद्रोह होगा, बहिष्कार होगा, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट किया जाएगा, बाइकॉट होगा, स्वदेशी होगा, तभी हमें स्वराज की प्राप्ति होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है। 1905 के बाद तो ज्यादातर जो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको समझ में आ गया था कि हमने इतना विरोध किया कि बंगाल का विभाजन ना किया जाए, लेकिन इस कर्जन ने सुना ये हमारे हित में कार्य करेंगे, बिल्कुल भी हमारे हित में कार्य नहीं करेंगे। प्रे पेटिशन, परसुएशन, ना ना ना, बाइकॉट, स्वराज, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी, ठीक है, ये सारी चीजें अपनाई जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, लाला लाजपत राय से इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करा दूं जल्दी से। लाला लाजपत राय के जन्म की अगर हम बात करेंगे तो 1865 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको याद रहेगा। फिर इसके बाद देखिए 1888 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होते हैं। 1905 की बात करते हैं, जब बंगाल का विभाजन होता है तो ये पंजाब से बंगाल के विभाजन का विरोध भी करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। स्वदेशी अगर बात करें, स्वदेशी की बात पंजाब में कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। स्वराज की बात कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। बाइकॉट की बात कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे, ठीक है। पंजाब के लीडर हैं, ये आपको पता है। फिर 1907 की बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्वासन कर दिया गया। 1907 के बाद इनको भी कहाँ भेज दिया गया? मांडले जेल भेज दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। फिर उसके बाद 1917-1920 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। 1917-1920 के बीच में लाला लाजपत राय जो है वो अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता के प्रचार के लिए गए थे, ठीक है। अब 1917-1920 की हम बात करें, 3 साल के लिए लाला लाजपत राय कहाँ गए हैं? अमेरिका गए हैं। अमेरिका में भारत के स्वतंत्रता के लिए बात करने के लिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1920 में ये भारत वापस आते हैं और असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपको पता है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, लेकिन 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। फिर 1928 में लाहौर में ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं, जिस समय इनको लाठी लगते, स्कॉट ने लाठी चार्ज करा दिया रहता है। और मैंने आपको बताया है, लाला जी कहते हैं कि जितनी लाठी मेरे शरीर पे लगी है उतनी ही कील ब्रिटिशर्स के कफन में लगेगी। और आप देखते हैं इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए कौन
भगत सिंह, ठीक है, क्या करते हैं, स्कॉट को मारने जाते हैं लेकिन सॉन्डर्स मर जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लाठीचार्ज में ये घायल हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब तो चीज़ें याद भी हो रही होगी, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है ना क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कितनी बार मैं रिवाइज कराते हुए चल रही हूँ, आप अभी और चीज़ें रिवाइज कराऊंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता को राजनीतिक दृष्टि से उग्रवादी तथा सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में परंपरावादी कहा गया है? तो किसे कहा गया है? देखो, किसे उग्रवादी नेता कहा गया। अब मुझे बताओ, गोपाल कृष्ण गोखले क्या उग्रवादी नेता थे? नहीं, ये नरम दल के नेता थे। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। अभी हमने देखा मेन जो उग्रवादी नेता है वो लाल पाल बाल है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जो है वो उग्रवादी नेता है। लेकिन दूसरी लाइन को पकड़ो तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? परंपरावादी भी कहा गया। सामाजिक मुद्दों के लिए ये परंपरावादी थे, कंजर्वेटिव थे। तो वो कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। एज ऑफ कंसेंट का विरोध किया है बाल गंगाधर तिलक ने, ये याद रखिएगा। इन्हें लगता था कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उसमें ब्रिटिशर्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ लड़कियों की विवाह एज क्या होगी, लड़कों की विवाह एज क्या होगी, इसमें ब्रिटिशर्स को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये इसीलिए इनको क्या बोला गया है? ये कंजर्वेटिव थे ऑन सोशल इश्यूज। तो बाल गंगाधर तिलक याद रखिएगा। पूछा जाता है कि शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े। Who among the following was sentenced to 50-year imprisonment and transported to jail in Andaman and Nicobar? तो बताइए किसको अंडमान और निकोबार जेल में भेजा गया था? काला पानी, तो ये थे वीडी सावरकर। बी आपका सही उत्तर है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देख लीजिए, विनायक दामोदर सावरकर को नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र के लिए 50 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी। अंडमान निकोबार सेलुलर जेल इनको भेज दिया गया था और 1883 में नासिक जिले महाराष्ट्र के भागुर नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म दिया गया, इनका जन्म 1883 में नासिक जिले महाराष्ट्र के भागलपुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, उसको पढ़ती नहीं हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम वीडी सावरकर की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको अभिनव भारत याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है, वीडी सावरकर और दामोदर सावरकर दोनों को अंडमान जेल में भेजा गया था, सेलुलर जेल में भेजा गया था। लेकिन सेलुलर जेल इतनी बड़ी है ना कि इनको पता ही नहीं था कि दोनों लोग वहीं पर हैं, मतलब बहुत बड़ी है। मेरा तो बड़ा मन करता है एक बार जाने का, देखने का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग मतलब देख के आए हैं भाई, ठीक है, कितने लोग सेलुलर जेल देखे हैं मुझे बताइएगा, मेरा बड़ा मन करता है जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो क्या बता रही थी मैं आपको, जब हम बात करते हैं सावरकर ब्रदर्स की तो आपको अभिनव भारत याद रखना है, ठीक है, मित्र मेला याद रखना है, ये चीज याद रखिएगा। प्लस वीडी सावरकर पर किस षड्यंत्र में शामिल होने की बात कही गई है? जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र में, ठीक है, और इसी के लिए इन्हें 50 वर्ष की सजा भी दी गई थी। आगे बढ़े, बी आपका सही उत्तर है। अब देखो, निम्नलिखित घटना को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो चलिए, गांधी जी बिगिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एट डांडी। तो ये कब हुआ है? ये आपका 1930 का समय चल रहा है, ठीक है। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करेंगे, खिलाफत आंदोलन की, तो 1920 का समय चल रहा है। जलियांवाला बाग कांड की बात करेंगे, 1919 का समय चल रहा है। चौरी चौरा कांड की बात करेंगे तो 4-5 फरवरी 1922 को आपका क्या हुआ है? चौरी चौरा कांड हुआ है। 1922 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे 1931। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, चलो। 1919 याद रखो। 1919 में आपको क्या क्या याद रखना है? रॉयलेट एक्ट आया है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं, जिसे हम और क्या कहते हैं? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून कहते हैं, ठीक है। 1919 में ही रॉयलेट एक्ट के विरोध में रॉयलेट सत्याग्रह शुरू होता है, ठीक है, और 13 अप्रैल
1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, जलियांवाला बाग होता है। ठीक है, 1920 की जब हम बात करते हैं तो 1920 में हमने देखा 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और यहीं पर हम देखते हैं NCM नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम्स का सपोर्ट था, क्योंकि पता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनके जो खलीफा थे, जो रिलीजियस लीडर थे, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, जिसका कि विरोध भारत में भी होता है। और असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी क्या कह देते हैं कि 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर मैं स्वराज की प्राप्ति करूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन 1922 को 4-5 फरवरी को एक घटना होती है, चौरी चौरा कांड। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी 1922 में NCM को वापस ले लेते हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1923 के समय की अगर हम बात करेंगे तो जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर 2 गुट में बढ़ जाती है, एक नो चेंजर्स, एक प्रो चेंजर्स। नो चेंजर्स कहते हैं कि असहयोग आंदोलन की जो हमारी नीतियां थी हम उसको अभी भी चलाएंगे। ठीक है, अभी भी हम बायकॉट करेंगे, असहयोग करेंगे सरकार के साथ, ये सारी चीज़ें अभी भी चलती रहेगी। लेकिन जो प्रो चेंजर्स थे वो कहते थे कि ना, अब हम बायकॉट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब हम काउंसिल और असेंबलीज को बायकॉट नहीं करेंगे, बल्कि हम पार्टी का गठन करेंगे और इसी काउंसिल और असेंबलीज में जाकर बैठेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, उनके बीच का मेंबर बन के हम अपनी बातों को रखेंगे। तो हम देखते हैं 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी के गठन में किसका योगदान है, CR दास और मोतीलाल नेहरू का। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। और 1925 के समय में हम देखते हैं विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बनते हैं, फर्स्ट इंडियन। ये ध्यान रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, अभी और डिस्कस करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको रिवाइज करा दी। अब इसको जरा अरेंज कर दो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। अरेंज तो कर ही लिया होगा आप लोग ने। कुछ लोग कहते हैं मैम थोड़ा स्क्रीन से हट जाए करिए। अब मैम के पास है इतना स्पेस, तो मैम यहाँ से वहाँ ही जा सकती हैं, या तो फिर बाहर चली जाएंगी तो कैमरे में दिखेंगी नहीं। तो थोड़ा सा मैं हट जाती हूँ, आप लोग देख लीजिए आराम से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, 1919 वाला ना, जलियांवाला बाग वाला। तो सी तो एक ही जगह दिया गया, मेरा काम ही आसान कर दिया। फिर उसके बाद बी, ठीक है, 1920 वाला ऑप्शन हो गया। फिर डी, 1922 वाला ऑप्शन हो गया। फिर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। और फिर उसके बाद ई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, आसान प्रश्न है, समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। यहाँ पर अगर एग्जैक्ट डेट याद रखनी है कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919, तो वो भी याद रख सकते हो। ठीक है, फिर देखो चौरी चौरा यहाँ पर 2 फरवरी दिया है, 4-5 छोड़ दो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 6 अप्रैल 1930 को, ये इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब महात्मा गांधी पहुंचते हैं दांडी से साबरमती, साबरमती से दांडी, तो वहां पर एक मुट्ठी नमक बनाते हैं। ठीक है, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और द्वितीय गोल में सम्मेलन 1931 में हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार आपको अरेंज करना है। तो चलिए, महात्मा गांधी का एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, प्रादुर्भाव, बंगाल विभाजन, रॉलेट सत्याग्रह, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे आखिरी में क्या दिख रहा है, दांडी मार्च दिख रहा है। डी 2 जगह दिया गया है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा। क्यों, 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ है। अगर हम देखें बी और डी की जानकारी से ही क्या ये प्रश्न लग सकता है, सी आपका सही है। देखिए सही है ना, एकदम सही है। चलो अब देखो, चलो तुम सभी को पता है
जब हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ है। दांडी मार्च 1930 में हुआ है। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट की हम बात करेंगे तो ये आपका 1920 के समय में। महात्मा गांधी कब आए हैं? 1915 में। तो अब अरेंज कर लो, बी के बाद ए हो जाएगा, ए के बाद आपका सी हो जाएगा, सी के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद डी हो जाएगा। क्लियर ना? याद तो होगा ही मेरे विद्यार्थियों को। देखो, बंगाल का विभाजन 1905, महात्मा गांधी कब आए हैं? 1915 में, भारत, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। फिर रॉलेट सत्याग्रह 1919, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922, ठीक है, ये याद रखिएगा। दांडी मार्च 1930, ये ध्यान रखिएगा क्लास, खिलाफत और असहयोग आंदोलन आपस में जाकर मर्ज हो जाते हैं। तो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत बड़ा हम देखते हैं यहाँ पर दिखता है, ठीक है, एग्जाम्पल दिखता है। चलिए, स्वतंत्रता संघर्ष की प्राथमिक अवस्था में किस वर्ग के लोगों ने अत्यधिक सक्रियता से भाग लिया था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? स्वतंत्रता संघर्ष की प्राथमिक अवस्था में, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल की बात की है एट अर्ली स्टेज। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? एडुकेट मिडिल क्लास का, ठीक है, शिक्षित मध्य वर्गियों का। बी आपका सही उत्तर है। क्लियर है? जिसमें आपके देखते हैं हम ज़्यादातर वकील होते हैं, शिक्षित पेशेवर होते हैं, ठीक है। कुछ संस्थाओं का भी नाम दिया गया है, जैसे पूना सार्वजनिक सभा का नाम, फिर उसके बाद इंडियन एसोसिएशन का नाम, मद्रास महाजन सभा का नाम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हम देखते हैं 72 मेंबर्स होते हैं पहले सेशंस में, जिसमें ज़्यादातर लॉयर्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी? यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। खेड़ा सत्याग्रह में सम्मिलित कौन था, ये नहीं पूछा गया, उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है मोहनलाल पांड्या द्वारा, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अब मुझे बताओ, मैडम भीकाजी कामा की बात क्यों करेंगे? हाँ, क्यों करेंगे मैडम भीकाजी कामा की बात? इन्होंने तो 1907 में ना, कहाँ पर, जर्मनी में झंडा फहराया है, तिरंगा फहराया है, ठीक है। तो मैडम भीकाजी कामा तो होंगी नहीं। सरदार पटेल की बात करते हैं तो सरदार पटेल की बात हम लोग बरदौली सत्याग्रह में करते हैं और महात्मा गांधी के साथ ये लगे भी हुए थे, लेकिन शुरुआत करने की बात कही गई है खेड़ा में भी, ठीक है। चलो, गुजरात का है तो सरदार हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन शुरुआत दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है मोहनलाल पांड्या, ठीक है। विनोबा भावे की हम बात करेंगे तो बताओ, विनोबा भावे होंगे? नहीं। तो यहाँ पर आपका जो जो राइट आंसर है वो है मोहनलाल पांड्या, क्योंकि शुरुआत की बात की गई है। खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें 1918 में हुआ है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसका नेतृत्व वहां के जो स्थानीय आपके नेता थे मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, अभी तक जब भी प्रश्न बनता है खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद, चंपारण, तो महात्मा गांधी से ही रिलेटेड बनता है। लेकिन पहली बार मैंने देखा है ये प्रश्न कि पूछा गया है कि खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो मोहनलाल पांड्या द्वारा की गई थी। अब देखिए, यहां पर भी विरोध का मेन कारण क्या था? हमेशा एक चीज होती थी कि कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद जो जमीन है उनका इवैल्यूएशन होगा, मतलब पूरा कमिटी बैठेगी और वो इवैल्यूएट करेगी और बताएगी कि कितने से टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, टैक्स में कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन आपको पता है भारत में सूखा भी पड़ता रहता था, तो एक ये भी प्रोविजन था कि अगर कभी सूखा पड़ता है और पैदावार बहुत कम है तो उस कंडीशन में टैक्स माफ़ करना है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग तो टैक्स बढ़ा के चल देते थे, और खेड़ा सत्याग्रह में विरोध भी इसीलिए हुआ है कि टैक्स घटने की जगह, टैक्स माफ़ी मिलने की जगह टैक्स बढ़ा के चल दिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। देखिए, इसमें क्या दिए, उनकी मांग फसल की कीमतों में वृद्धि और कर की दर में सरकार की असंवेदनशील वृद्धि की पृष्ठभूमि में राजस्व भुगतान न करना था, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह में बाद में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्या पूछा गया है? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था। भारतीय नागरिकों के लिए एक मजबूत राजनीतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भारतीयों की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को अवसर दिया था। तो दोनों ही बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर होना चाहिए। करेक्ट पूछा है,
सी आपका सही उत्तर है। देखिए 1940 की बात करेंगे तो 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, जहां पर जो पहले लीडर थे जिनको महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना था वो थे विनोबा भावे, और दूसरे लीडर जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। यहां से भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। ये दो प्रश्न आपका बनता है। भारतीय नागरिकों के लिए एक मजबूत राजनीतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए भारतीयों की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को अवसर देना। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, दो लोगों का नाम जो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी मूवमेंट ऑफ बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स वाज एम्ड एट। गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य का प्रोत्साहन, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उत्पन्न करना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, या पूर्ण स्वतंत्रता। तो जब ये गांधी जी फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करने की बात करते हैं तो उसी समय गांधी जी खादी और चरखा को प्रमोट करने की भी बात करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। अभी ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ की जो इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करने की बात करते हैं। गांधी जी चरखा की बात करते, खादी के वस्त्र भी खुद पहनते थे, ठीक है। जब गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से यहाँ पर तो वो बाकायदा सूट बूट में आए थे, ठीक है, एकदम सूट बूट पहन के आए थे। लेकिन जब वो लोगों के बीच में रहने लगे तो कहते हैं चंपारण गए गांधी जी, वहाँ के किसानों को उन्होंने देखा, लोगों से बात किया, उसके बाद गांधी जी ने धोती अपनाई और खादी को मतलब कहते हैं अपनाया। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो कहा जाता है ना कि अगर आपको लोगों के बीच में उनके दिल तक पहुंचना है तो आपको उनमें घुलना मिलना पड़ेगा। सेम चीज़ हमारे जीवन में भी है कि अगर हमें इन ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में रहना है तो हमें उनकी आदतों को अपनाना पड़ेगा, ना कि अपनी आदतों को उन पर झोंकना पड़ेगा। तो आप खुद देखो, हमारे यहाँ के और जो लीडर्स जो उस समय इन्वॉल्व थे वो तो बाकायदा अच्छा सा सूट बूट पहन के एकदम अच्छे से बैठते थे। लेकिन गांधी जी ने तो अपना सूट बूट सब छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से खादी को प्रमोट किया, क्योंकि उनको पता था कि उनके फॉलोवर्स हैं और वो उन्हीं को फॉलो करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद कर रखिएगा क्लास, जब भी जीवन में आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपके फॉलोवर्स के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे ना। तो जीवन में कभी भी कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे या कहे अरे तुमसे नहीं, ये सब नहीं, गलत है, वो है, मत परेशान होइए, कह दीजिए ऑल इज़ वेल, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, कभी और इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, नहीं तो प्रश्न कम डिस्कस हो पाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारतीय सरकार के समक्ष 11 सूत्रों के रूप में न्यूनतम मांगों को पेश किया था। निम्नलिखित में से कौन उन मांगों में सम्मिलित नहीं थे? भूमि के दरों में कमी करना, नमक कर को हटाना, सैन्य खर्च में कमी। तो यहाँ पर तो तीनों ही सम्मिलित थे। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा, डी आपका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने जो 11 सूत्रीय मांग की थी उसमें क्या बोला गया था? रुपए की विनिमय दर को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए, ठीक है। फिर उसके बाद भू राजस्व में 50% कमी कर दी जाए, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें विधायी नियंत्रण का विषय बना दिया जाए इसे, नमक कर और सरकार का नमक पर एकाधिकार जो है उसे समाप्त किया जाए। अरे भाई ये कौन सी बात होती है कि आप नमक कर भी लेंगे, सॉल्ट टैक्स लेंगे, हाँ, और आप ही सॉल्ट बनाएंगे? अगर हमारे यहाँ किसी और को सॉल्ट बनाना नहीं बना सकते हैं? अब आप खुद सोचिए। फिर उसके बाद सेना का खर्च जो है वो 50% से कम कर दिया जाए। सर्वोच्च श्रेणी की सेवाओं का वेतन घटाकर आधा कर दिया जाए। भारतीय कपड़ा उद्योग और जहाज रानी उद्योग को संरक्षण दिया जाए और फिर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। बोला जाता है ना कि जब इरविन और गांधी जी के बीच में पैक्ट हुआ था तो यहाँ पर इरविन ने कहा था कि हम सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देंगे, लेकिन जो भी ऐसी किसी घटना में शामिल हैं जिसमें कि उन्होंने किसी को मारा है, ठीक है, उनको हम नहीं रिहा करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई षड्यंत्र है जिसमें किसी की मृत्यु हुई है और उस षड्यंत्र में शामिल है तो उनको नहीं रिहा किया जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज देश भाई थे, कौन थे वो? CF एंड्रू थे। ये कई बार ये PCS में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है।
कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के कौन विदेशी करीबी भाई थे? तो वो थे CF एंड्रूज। ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है। इन्हें दीनबंधु के उपनाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। इन्हें दीनबंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम दांडी मार्च की बात करते हैं तो ये आपका 1930 वाला समय हो गया। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो 1920 वाला समय हो गया। चंपारण की बात करेंगे 1917 का समय हो गया। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। तो सबसे आखिरी में तो डी हो जाएगा, डी जो 2 जगह दिया गया है, ठीक है। फिर उसके पहले आपका चंपारण होगा, तो सी भी 2 जगह दिया गया है। फिर देख लीजिए असहयोग आंदोलन होगा और फिर नहीं, पहले चंपारण होगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। 1 मिनट क्लास, 1 मिनट, इसको मैं एक बार इरेज करूं, कुछ ध्यान दीजिएगा। फिर से इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा 1917। तो सी चारों जगह दिया गया, ठीक है। सबसे लास्ट में अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअल सत्याग्रह होगा, डी। तो ये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चंपारण के बाद असहयोग आंदोलन, बी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ए होगा दांडी मार्च, और ये सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। सी जो है वो सही उत्तर है। चंपारण 1917 आप सभी को पता है। असहयोग खिलाफत आंदोलन 1920 आप सभी को पता है। दांडी मार्च की हम बात करेंगे तो 6 अप्रैल 1930, ठीक है, जब आपका स्टार्ट होता है वो क्या बोलते हैं उसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1940। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसका नेहरू ने समर्थन किया था पर गांधी जी ने नहीं किया था? तो किस चीज का समर्थन नेहरू जी द्वारा किया गया था लेकिन गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था? वो क्या था? वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। भारी औद्योगिकरण, भारी औद्योगिकरण का सहयोग, भारी औद्योगिकरण की बात नेहरू जी ने किया था लेकिन गांधी जी ने नहीं किया था। सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता की हम बात करेंगे तो इसका समर्थन गांधी जी और नेहरू जी द्वारा, दोनों द्वारा किया गया था। चलिए, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए महात्मा गांधी को किसने सहमत किया था? किसने सहमत किया था बताइए? स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए महात्मा गांधी को किसने सहमत किया था? तो वो थी सरोजनी नायडू। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी हम सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी थी। और सरोजनी नायडू जी थी, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करने वाली वो पहली भारतीय महिला थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1925 में सरोजनी नायडू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की है और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है। सरोजनी नायडू के पहले 1924 में, 1925 में तो सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की है। 1924 की अगर हम बात करेंगे तो किसने अध्यक्षता की है? महात्मा गांधी ने, ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारत में कहाँ और कब महात्मा गांधी को पहली बार हिरासत में लिया गया था? तो महात्मा गांधी को पहली बार हिरासत में कहाँ पर लिया गया था? 1919 में लिया गया था, पलवल में, ठीक है, ये याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है, पलवल में लिया गया था। 10 अप्रैल 1919 को हिरासत में महात्मा गांधी को ले लिया गया था। अच्छा, पलवल कहाँ पर है? हरियाणा में है। 1919 में क्या हो रहा है? रॉलेट सत्याग्रह हो रहा है। महात्मा गांधी कहाँ जा रहे हैं? पंजाब जा रहे हैं। बीच में ही महात्मा गांधी को हिरासत में ले लिया गया था। महात्मा गांधी को पंजाब जाने से रोकने के लिए उनको पलवल हरियाणा में के रेलवे स्टेशन पे अरेस्ट कर लिया गया था। चलिए, गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक माना है? औद्योगिकरण का, आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक विकास का, नैतिक शुद्धता का। तो महात्मा गांधी ने खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना है। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखें, वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? केशव मेनन ने, चित्तरंजन दास ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने। अब यही चीज मैं आपको बता रही थी। देखो, इस ऑप्शन में लाला लाजपत राय दिया गया है। और वैक्यूम सत्याग्रह कब हुआ है? 1924 में हुआ है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई है? मैंने आप लोगों को बताया है 1920 में हुई है। तो कैसे वो इस सत्याग्रह को प्रिसाइड करेंगे? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है, वैक्यूम सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक
नेता का नाम आपको और याद रखना है जिन्होंने वैक्यूम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी का भी सहयोग था, लेकिन मेन नेतृत्व किसका था? वो थे टी.के. माधवन का। ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इस सत्याग्रह का नेतृत्व त्रावणकोर राज्य के कांग्रेसी नेता टी.के. माधवन ने किया था। अब देखो, महात्मा गांधी सर्व्ड हिज फर्स्ट जेल टर्म इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका इन द ईयर 906, 907, 908, 909। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 908। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब ऐसे भी याद रख सकते हो, 1908 में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ के जो मुख्य लीडर थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, उन पे सेडिशन का चार्ज 1908 में लगाकर उनको मांडले जेल भेज दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम महात्मा गांधी को देखेंगे तो उस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, तो 1908 में महात्मा गांधी को भी अरेस्ट किया जा रहा है। अब आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं आप लोग। जब सारी चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे ना तो भूलोगे नहीं चीज़ों को। तो यहाँ पर ध्यान देना। चलिए, ये लिखा हुआ है कि 1908 में जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया था। अब बताओ, ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है ग्रुप डी परीक्षा में कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला देखें, महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु किसको बोला है? तो मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बोला है। याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1889 में मिले थे। 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये सदस्य बने थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रश्न आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के परीक्षा में ही पूछा गया था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने फ्री एजुकेशन की डिमांड की थी। तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने, क्योंकि 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बनते हैं। ठीक है, 1905 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की है। ये भी प्रश्न बनता है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई है। याद रखिएगा, 1905 से 1915 तक ये कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता रहे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, उदारवादी नेता थे, ये मॉडरेट लीडर थे। और 1905 का जो बनारस का सेशन था, 1905 का जो बनारस का सेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। और 1915 में इनका निधन हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले का। ठीक है, क्लियर है? ये अफ्रीका जाते हैं तो ये महात्मा गांधी से भी वहां पर मिलते हैं। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात होती है, ये याद रखिएगा। और महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि भारत में आप पहले 1 साल भ्रमण करिएगा, भारत को समझिएगा। ठीक है, और हम देखते भी हैं जब महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं तो पहले महात्मा गांधी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को ये पता चल गया था कि जब तक मेरे नॉन वायलेंस सत्याग्रह इन सारी चीज़ों को कोई नहीं समझता है, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ूंगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड है, वो पहली चीज़ तो महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु किसको कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने और इन्होंने क्या बोला? शिक्षा, फ्री एजुकेशन की बात की थी वहाँ पर। और 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन किया। ये सब इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 1905 वाला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था बनारस में, उसकी भी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्वानों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण क्या था? असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन में उनका योगदान, उन्होंने सांप्रदायिक शांति बहाल करने की कोशिश की थी, उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी, लोगों ने उन्हें संविधान सभा बनाने का श्रेय दिया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पर की गई है, तो ध्यान रखिएगा। आपको पता है ये चीज़ ना कि उन्होंने सांप्रदायिक शांति का बहाल किया था। जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई तो ज़्यादातर लीडर जो थे वो 1947 में 15 अगस्त 1947 में दिल्ली में बैठे हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? जहाँ पर भी कम्युनल राइट्स चल रहे थे, ये बंगाल में बैठे हुए थे। ठीक है, वहाँ जाके गांधी जी
लोगों में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था और जब भी विभाजन होगा तो आपको पता है अशांति उत्पन्न होगी, वहाँ पर लोगों के बीच में आक्रोश होगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे, यूनिटी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी। तो वहाँ पर महात्मा गांधी मौजूद थे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ज़्यादातर जो मुख्य लीडर थे वो कहाँ पर थे, वो आपके दिल्ली में थे, मौजूद थे। ठीक है, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें नोवाखली में दंगे शांत करने के कारण वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है, महात्मा गांधी को कहा। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर नोवाखली में दंगों को शांत करने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? अवध के किसानों द्वारा आंदोलन, कपड़ा मिल वर्कर्स आंदोलन, ठीक है, दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध में आंदोलन, खेड़ा के किसानों के समर्थन में किया गया आंदोलन। तो आपको पता है जब भी हम महात्मा गांधी की बात करते हैं हम चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। तो डी आपका सही उत्तर। अरे में से नेतृत्व नहीं किया, सॉरी क्लास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में क्या बोला गया है, किसका इन्होंने नहीं किया है? ठीक है, अवध के किसानों द्वारा जो आंदोलन है तो वहां पर तो हम लोग बात करते हैं ना, ये आपका गलत हो गया, यहाँ पर अवध के किसानों वाला तो नहीं, यहाँ पर नहीं किया है, इस वजह से ए आपका हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखो चंपारण दिया गया है ना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, दमनकारी बागान व्यवस्था में लिखा हुआ है, चंपारण ऊपर दिया गया ना, चंपारण विरोध की। हिंदी में पढ़ा तो हिंदी में चंपारण नहीं दिखा, नहीं तो दोनों चंपारण खेड़ा दिखता, और कॉटन मिल वाला तो अहमदाबाद हो गया ना आपका केस। तो यहाँ पर देखो अहमदाबाद, तो आप सभी को पता है कि जब भी हम अहमदाबाद, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, जब हम अवध के किसानों के आंदोलन की बात करते हैं तो वहां पर महात्मा गांधी की बात नहीं की जाती है। ठीक है, वहां पर किसका नाम आपको याद रखना है? बाबा रामचंद्र का नाम याद रखना है। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान का गठन किया था, अवध किसान सभा का गठन किया था, बाबा रामचंद्र, याद रखिएगा। चलिए, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर हुई थी? सही विकल्प चुनिए, बिहार, लखनऊ, बनारस, अहमदाबाद। तो बनारस के सेशन में भी महात्मा गांधी गए थे। ठीक है, सी आपका यहां पर सही उत्तर होगा। ठीक है, 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, गुजरात के साबरमती आश्रम में इन्होंने स्थापित किया था। भारत आने के बाद वे किसी आंदोलन में भाग न लेकर भारत भ्रमण पर निकल गए थे और इसी दौरान मदन मोहन मालवीय के बुलावे में वो बीएचयू के स्थापना समारोह में भी शामिल हुए थे। ठीक है, जहां 6 फरवरी 1916 को गांधी जी का प्रसिद्ध भाषण देते हैं जिसमें बनारस की गंदगी की निंदा करते हैं तथा उपस्थित राजा महाराजाओं की आलोचना भी करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो 1916 का याद रखिए, अरे 1915 का याद रखिएगा। 1915 में महात्मा गांधी जो है वो आपके भारत आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं 1916 में जब बीएचयू का इनॉग्रेशन होता है तो मदन मोहन मालवीय महात्मा गांधी को बुलाते हैं और महात्मा गांधी यहाँ जाते भी हैं। ये ध्यान रख, पहली पब्लिक अपीयरेंस महात्मा गांधी की इसी समय हुई है जहाँ पे महात्मा गांधी बनारस की गंदगी का आलोचना भी करते। देखो एक चीज तो है कि हम लोग कितने भी रिलीजियस प्लेस पे जाए ना, हम गंदगी फैलाते तो ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है कि मंदिरों के पास बहुत गंदगी रहती है और इसके पीछे का कारण हम और आप हैं। देखिए क्लास, कोई एक नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं भी। भोलेनाथ को दूध चढ़ाया, दूध का पैकेट बाहर फेंक दिया, अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती का पैकेट बाहर फेंक दिया। ठीक है, स्वच्छता जो है ना वो इनहेरेंट होनी चाहिए, चाहे आप अपने घर में हो चाहे आप बाहर हो। एक जगह महात्मा गांधी ने लिखा भी है इस चीज़ को कि भारत और विदेशों में अंतर ये है कि हमारे यहाँ भारत सभ्यता में लोग अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं। हमारे यहाँ अगर इंसान अपने किचन में जाए तब भी नहा के जाता था। हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले जो महिलाएं थी वो भोजन
पकाने के पूर्व नहाती थी, उसके बाद भोजन पकता था और सब लोग खाते थे। उसके बाद जब चूल्हा ठंडा होता था तो पूरा गोबर से उसकी पुताई की जाती, मतलब एकदम स्वच्छता का ध्यान, चप्पल पहन के किचन में नहीं जाया जाता था। तो ये बात थी। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा हमने अपने घरों को तो स्वच्छ रखा, लेकिन हमने अपने बाहर के जो वातावरण है उसको गंदा कर दिया। हम अपना कूड़ा ले जाकर बाहर सड़कों पे फेंक देते हैं। और विदेशों में क्या होता है, उनका घर एकदम आपको गंदा दिखेगा, किचन नहीं साफ दिखेगा, बेडरूम नहीं साफ दिखेगा, लेकिन वो लोग जो हैं वो अपने बाहर का जो पब्लिक एरिया है उसको कभी भी गंदा नहीं करते। अब उसके पीछे रूल्स है, ठीक है, ये भी चीज़ है। अब आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जब वो पहले से ही देखेंगे कि हमारे माँ बाप सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंक रहे हैं, हाँ वो लोग सफाई रख रहे हैं, तो उनके अंदर ये सब क्वालिटी इनहेरेंट ही होगी, उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझने का प्रयास करेगा। यही अंतर होता है, हमने अपने घरों को तो स्वच्छ किया लेकिन बाहर के वातावरण को गंदा कर रहे हैं हम। लेकिन बाहर क्या होता है, वो अपने घरों को गंदा किए रहते, बाहर के वातावरण को गंदा करें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं उनको प्रेस करी, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। हमें अपने घर को भी स्वच्छ रखना है, साथ ही साथ अपने बाहर के माहौल को, अपने बाहर का जो वातावरण है उसको भी स्वच्छ रखना है। अगर मंदिरों में डस्टबिन है, कहीं पर भी हम रिलीजियस जगह पर जाते हैं जहाँ पर डस्टबिन है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी कूड़ा है उसको हम डस्टबिन में ही डालें। नदियों को हमें नहीं गंदा करना चाहिए, ये बार बार कहा जाता है हमसे। ठीक है, तो ध्यान रखा करिए इन सारी चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की शिष्या मीराबेन का मूल नाम क्या था, बताइए। कैथरीन मेली हिलमैन, मेडलिन स्लेड, कैथरीन स्लेड या फिर मेडलिन हिलमैन। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है मेडलिन स्लेड। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस भी की है। ठीक है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। गांधी जी अहमदाबाद में जिनके लिए सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए गए थे वे कौन थे? बागान कामगार, कपड़ा मिल के कर्मचारी, दलित वर्ग के कर्मचारी, मुस्लिम कर्मचारी। तो आपको पता है जब हम अहमदाबाद मिल केस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो विरोध था वो किसके किसके मत था। यहाँ पर एक तरफ तो मिल ओनर थे, साराभाई थे, ठीक है, जो कि गांधी जी के भी मित्र थे। साथ ही साथ इनकी जो बहन थी अनसुईया साराभाई, उन्होंने तो गांधी जी से बात की। उन्होंने कहा कि किसानों के जो मिल ओनर हैं वो किसानों, अरे सॉरी क्लास, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। हम अहमदाबाद मिल केस की बात कर रहे हैं। अहमदाबाद मिल केस में अगर आप देखेंगे मिल केस में तो एक तरफ कौन है, मिल के ओनर हैं। ठीक है, एक तरफ मिल के ओनर हैं जिसमें ज़्यादातर प्रश्न पूछता है साराभाई, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी तरफ कौन है, मिल के वर्कर्स हैं। मिल के वर्कर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। मिल के वर्कर्स को कुछ बोनस मिल रहा था। ठीक है, मिल के जो वर्कर्स थे उनको मिल ओनर्स द्वारा बोनस मिल रहा था। अब जब स्थिति सामान्य हो गई थी तो मिल ओनर ने कहा कि ये जो बोनस आपको दिया जा रहा है उसको अब हम आपको नहीं देंगे। तो मिल वर्कर्स ने कहा महंगाई बढ़ रही है, हमारा रोजी रोटी गड़बड़ हो जाएगी, हमारे घर की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप हमको बोनस मत दीजिए, लेकिन आप हमारी जो सैलरी है, जो वेज है, उसको इंक्रीमेंट कर दीजिए। लेकिन जो ओनर थे वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर जो डिस्प्यूट था वो मिल ओनर और मिल वर्कर्स के बीच में था, ये याद रखिएगा। और मिल ओनर के मित्र थे महात्मा गांधी, और मिल ओनर की जो बहन है अनसुईया साराभाई, वो किसको सपोर्ट कर रही थी, वो मिल वर्कर्स को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अमंग द कॉटन मिल ओनर, ठीक है, यहाँ पर बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, कपड़ा उद्योग के श्रमिक 50% वेतन में वृद्धि चाहते थे, लेकिन मिल ओनर जो थे वो उनको खाली 20% वृद्धि दे रहे थे। कपड़ा उद्योग में श्रमिकों के हितों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल भी की थी, ये याद रखिएगा। और इसका परिणाम क्या निकला था कि इनके वेतन में 35% की वृद्धि दी गई थी मिल वर्कर्स के वेतन में। देखिए, जब मिल ओनर बात नहीं सुन रहे थे तो महात्मा गांधी ने कहा मैं आमरण अनशन करूंगा, और अगर भूख से कोई मरेगा तो सबसे पहले मैं मरूंगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये भी पूछा जाता है महात्मा गांधी ने पहली बार आमरण अनशन किसमें किया, तो ये याद रखिएगा जब अहमदाबाद मिल वाला केस हुआ था, अहमदाबाद सत्याग्रह में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा सत्याग्रह था जो कि महात्मा गांधी और औद्योगिक काम
कामगारों से संबंध था। तो अभी हमने देखा अहमदाबाद सत्याग्रह, और अहमदाबाद सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने पहली बार आमरण अनशन भी किया था। ये देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत का नेतृत्व अनसुईया बेन साराभाई द्वारा किया गया था। बाद में इन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी जी भी आंदोलन से जुड़े थे तथा मिल मजदूरों को न्याय दिलाने में सफल भी हुए थे। खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ब्रिटिश के खिलाफ गांधी जी का भारतीय मुसलमानों के समर्थन के हेतु, भारतीय आंदोलन के उदय में खलीफा के समर्थन के कारण, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का खलीफा समर्थन, खलीफा गांधी के व्यक्तिगत मित्र थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, वो है ब्रिटिश के खिलाफ गांधी जी का भारतीय मुसलमानों के समर्थन हेतु। तो हम देखते भी है ना, खिलाफत और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी मर्ज कर देते हैं और इसमें एक यूनिटी दिखती है हिंदू और मुस्लिम्स के मध्य। ठीक है, तो एक बड़ा आंदोलन है, तभी तो महात्मा गांधी कह देते कि 1 वर्ष के अंदर मैं आप लोगों को स्वराज की प्राप्ति करा दूंगा। भारत के खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि भारतीय मुसलमान तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध भेदभावपूर्ण ब्रिटिश नीति से असंतुष्ट थे, अपने लिए एक अलग राज्य चाहते थे, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध थे, भारत सरकार, सब गलत है यहाँ पर, ये सब गलत है। ठीक है, तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध भेदभावपूर्ण ब्रिटिश नीति से असंतुष्ट थे, इस वजह से भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। मैंने आपको बताया था विश्व भर में मुसलमान के तुर्की के सुल्तान को अपना धर्म गुरु मानते हैं, जो भी मुसलमान हैं वो उन्हें खलीफा के रूप में देखते हैं, तुर्की के सुल्तान को, ठीक है, अपना धर्म गुरु मानते हैं। और प्रथम युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का इस आधार पर समर्थन दिया था कि तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, लेकिन युद्धोपरांत सरकार अपने वादे से मुकर गई और इस प्रकार खिलाफत की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को इंसेंसेट वेस्ट कहा है? इंसेंसेट वेस्ट किसने कहा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निष्ठुर बर्बादी कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है जो हम लोग विदेशी कपड़ों को जला रहे हैं ये निष्ठुर बर्बादी है, जलाना नहीं चाहिए, ये चीज रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से नेता असहयोग आंदोलन के हिस्सा नहीं थे? तो बताइए, एनी बेसेंट, अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान या फिर M.A. अंसारी? तो असहयोग आंदोलन की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं एनी बेसेंट जो है वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ठीक है, एनी बेसेंट जो है वो नहीं है। एनी बेसेंट असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थी। इन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति जैसे रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप महात्मा गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू। अच्छा, ये इसमें देखिए, इसमें कुछ बीच में गायब कर दिया, तो बस आप याद रखिए कि एनी बेसेंट इसमें नहीं सम्मिलित थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि महात्मा गांधी ने 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये सारी चीज़ें हैं। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। असहयोग आंदोलन के दौरान अदालती गिरफ्तार होने वाली निम्नलिखित में से पहली महिला कौन थी? तो बताइए, सावित्री बाई थी, उरा देवी थी, बसंती देवी थी, अंबा देवी थी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है सी, बसंती देवी। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान अदालती गिरफ्तारी होने वाली बसंती देवी पहली महिला थी। ये भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी व कार्यकर्ता थी। ठीक है, अब ये आखिरी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 290 प्रश्न हमने देखे, टाइम हो गया है, इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, इससे लंबी नहीं खींचेंगे। आपको पता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। बी आपका सही उत्तर है। चलिए, तो क्लास अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे
जिसमें कि और प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। आज की क्लासेस में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्लास में हम असहयोग आंदोलन से शुरू करेंगे और जितने भी आपके मूवमेंट्स हैं उसको कवर करते हुए चलेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। लास्ट में जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगी कि खुद पर भरोसा रखिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। एक समय आएगा जब जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन उस समय के पहले आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, अपनी तैयारी मजबूत रखनी पड़ेगी। खुद पर भरोसा रखिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो धन्यवाद क्लास। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।